नमस्कार मित्रों। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रतिदर्श और प्रतिदर्शन विधियाँ, सैंपलिंग और सैंपलिंग टेक्निक। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि रिसर्च में किस तरीके से हम सैंपलिंग टेक्निक्स का प्रयोग करके पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ करते हैं। तो इस प्रतिदर्श टॉपिक को जानने से पहले हमें थोड़ा जानना पड़ेगा कि पॉपुलेशन क्या होती है। अगर हम रिसर्च में बात करें पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन में हम उन सभी इकाइयों के समुच्चय से लेते हैं जिनमें कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं और जिनके संबंध में शोधकर्ता कुछ निष्कर्ष निकालना चाहता है। और हम अगर बात करें कि सैंपल क्या होता है, तो इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। इसका मैं एक सबसे पहले उदाहरण देता हूँ सैंपल का कि डेली लाइफ में व्यवहारिक जीवन में हम जैसे चावल पकाते हैं। तो चावल पकाते हैं तो चावल का हम जब पकाने पक जाते हैं तो छोटा सा एक उसमें भाग निकाल लेते हैं और उस छोटे से भाग के आधार पर हम पता करते हैं कि चावल पक गए या नहीं पक गए। या फिर जैसे हम डॉक्टर की क्लिनिक पर जाते हैं ब्लड टेस्ट के लिए, तो जो डॉक्टर होता है थोड़ा सा ब्लड का एक भाग लेता है और हमारा ब्लड टेस्ट कर देता है। अगर हम इसको टेक्निकली रूप से कहें कि जनसंख्या या समष्टि का वह भाग जो जनसंख्या समष्टि का प्रतिनिधित्व करता है या जनसंख्या के समस्त गुणों को अपने में समाहित किए होता है, प्रतिदर्श या न्यायादर्श कहलाता है। मेनली हम न्यायादर्श को दो भागों में बांटते हैं, एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, संभाव्यता न्यायादर्श और असंभाव्यता न्यायादर्श। संभाव्यता न्यायादर्श की हम लोग बात करें जिसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने की समान संभावना रहती है, उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग्स के कुछ मेथड्स हैं, इनमें सबसे पहला जो मेथड है वो है रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग जिसे बोलते हैं, सरल यादृच्छिकरण प्रविधि। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें भी कई मेथड्स होते हैं। जो पहला मेथड हम लोग यूज करते हैं वो होता है फिश बॉल मेथड या लॉटरी विधि। कि फॉर एग्जांपल 100 हमें बच्चे लेने हैं या 100 यूनिट लेनी है, तो 100 यूनिट का हम लोग क्या करते हैं कि उसमें एक बॉल में पर्ची बना लेते हैं और रेंडमली हमें जितने लोग चाहिए होते हैं, जितनी यूनिट चाहिए होती है अपनी सैम्पलिंग में, उतनी यूनिट्स को निकाल लेते हैं। इसमें भी कहीं कहीं बुक्स में दो तरीके के मेथड्स का जिक्र मिलता है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। इस तरीके से हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग के तहत लॉटरी विधि का प्रयोग करके सैंपल को ड्रॉ करते हैं। दूसरा मेथड टिपेट तालिका विधि होती है या हम रैंडमाइजेशन टेबल जिसे बोलते हैं, कहीं कहीं फिशर टेबल भी बोलते हैं। अब प्रचलन में कहीं कहीं कंप्यूटराइज टेबल्स आ गई हैं, इनसे भी हम रैंडमली सैंपल को ड्रॉ करते हैं। अ, दूसरा जो हम पासे के द्वारा या कॉइन को टॉयस करके भी सैंपलिंग मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा दूसरा जो मेथड है वो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में जब हमारी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है बहुत, सपोज दैट कि हमें अपने सैंपल में मेल और फीमेल को अलग अलग निकालना है, मेल और फीमेल को ड्रॉ करना है, तो हम स्टेटम बना लेते हैं, दो स्टेटा बना लेते हैं, एक मेल का एक फीमेल का। और स्टेटा बना के उन स्टेटा में से हम लोग रैंडमली सैंपल को ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें भी कई सारे टेक्निकल विधियां बताई गई। प्रोपोर्शनलिटी सैंपलिंग कर सकते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट और मैक्सिमम एलोकेशन। जब पॉपुलेशन हमारी हेट्रोजीनियस होती है तब इस हम लोग इस मेथड को प्रयोग करते हैं। दूसरा नेक्स्ट मेथड जो है वो है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग को जैसे मैं अगर उदाहरण दूं कि आप जब इलेक्शन से पहले एग्जिट पोल होता है, तो न्यूज़ न्यूज़ चैनल में जो लोग होते हैं वो क्लस्टर सैंपलिंग का प्रयोग करते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग अगर मैं और इसको क्लियर करूं कि क्लस्टर में गुच्छ बने रहते हैं और उन गुच्छों में से जैसे फॉर एग्जांपल मुझे स्टडी करनी है कि उत्तर प्रदेश राज्य में माध्यमिक स्तर के माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत विद्यार्थियों की जीविका वरीयता का पता करना। तो हम पहले क्लस्टर बना लेंगे और हमने क्लस्टर बना लिया डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग, मेरठ का बना लिया और मेरठ में जो तहसील है उनका, और उन क्लस्टर को सेलेक्ट करके हम उनमें से रैंडमली सैंपल को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से ये क्लस्टर सैंपलिंग को हम लोग ड्रॉ करते हैं। दूसरा जो दूसरा जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड है, वो है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। कहीं कहीं इसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग्स में रखा गया है, इस पर
कहीं-कहीं विवाद भी है, लेकिन सिस्टमैटिक सैंपलिंग में है कि हमें अपना जो पॉपुलेशन सैंपल है वो पता होना चाहिए, पॉपुलेशन पता होनी चाहिए। और इसमें क्या करते हैं कि हम पहले डिसाइड कर लेते हैं फॉर एग्जांपल कि 100 हमारा सैंपल है, 100 पॉपुलेशन है और 100 में से 10 यूनिट्स को हमें निकालना है, विथड्रॉ करना है। तो रैंडमली हम रैंडम टेबल से एक पर्ची निकालेंगे। फॉर एग्जांपल कि 100 में से वो 15वें नंबर का कोई पर्ची हमारे पास निकली और चूँकि हमें 100 की पॉपुलेशन है, 10 लोग चाहिए, तो n अपॉन n कैपिटल N अपॉन n कर देंगे। तो हर 10वां जो यूनिट होगी वो हमारा सैंपल होगा। तो 15वें नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, 15, 25, 35, 45, इस तरीके से हम लोग 10 जो नंबर हैं वो सैंपल विथड्रॉ कर लेंगे। ये तो ये एक टाइप हो गया प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का। अब हम लोग बात करते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है, जिसे असंभाव्यता प्रतिदर्श कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कि इसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने की समान संभावना नहीं रहती है। शोधकर्ता अपनी सुविधानुसार, अपने देश के अनुसार इकाइयों का चयन कर लेता है। इसमें जो सबसे पहली सैंपलिंग है वो है कन्वीनियंस सैंपलिंग, जिसे हम लोग सुविधाजनक प्रतिदर्शन कहते हैं। इसमें कि कोई स्टडी हम करना चाह रहे हैं कि मेरठ विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का समायोजन का अध्ययन करना। तो अब हमें सुविधा अनुसार जो सैंपल मिल जाएगा, जो कोई वो किसी भी क्लास का हो सकता है, तो हम उसको अपनी सुविधा अनुसार अपनी स्टडी में इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे शोधकर्ता अपनी सुविधा को ध्यान में रखता है। दूसरा जो सैंपल का प्रकार है वो है पर्पजिव सैंपलिंग, जिसे हम लोग उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग बोलते हैं। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, इसको जजमेंटल पर्सनल पर्पजिव सैंपल से ज़्यादा जजमेंटल सैंपलिंग कहना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि इसमें जो शोध करता है अपनी जजमेंट के हिसाब से सैंपल का चयन करता है। जैसे न्यायालय में जब कोई जज कोई निर्णय सुनाता है तो उस निर्णय का आधार कोई ना कोई एविडेंस, कोई ना कोई प्रूफ अवश्य रहता है। तो फॉर एग्जांपल कि शोधकर्ता एक स्टडी करना चाहता है, जो हम लोग क्लास में कॉमनली उदाहरण लेते हैं कि हमें पता करना है कि कौन सा प्रेशर कुकर ज़्यादा अच्छा है। तो हम डिसाइड, या तो हम किसी हाउसवाइफ से पूछ सकते हैं, किसी होटल के शेफ़ से पूछ सकते हैं, जो स्टूडेंट्स बैचलर हैं जो खाना बनाते हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो पॉपुलेशन के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। उन डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में से हम अपने हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से किसी एक सेगमेंट को लेकर पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें प्रेशर कुकर की अच्छा पता करना है कि कौन सा प्रेशर कुकर ज़्यादा अच्छा है, किस कंपनी का। तो हमने किसी हाउसवाइफ से पूछ लिया, उस हिसाब से हम लोग ये डिसाइड करते हैं। तो इस प्रकार इसको हम लोग जजमेंटल सैंपलिंग भी कहते हैं। दूसरा नेक्स्ट जो टाइप है वो है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में हम इसको कहें कि इसमें भी हम स्टेटा बनाते हैं, समूह बनाते हैं। वो समूह ऑन द मेल फीमेल हो सकता है, रूरल अर्बन हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे हो सकता है। बस डिफरेंस ये रहता है कि इसमें हम फिर उस कोटा में जो हम जो स्टेटा बनाया है उनमें से रैंडमली हम सेलेक्ट ना करके यूनिट को अपनी सुविधा अनुसार यूनिट को सेलेक्ट करते हैं। और जैसे हमारा फॉर एग्जांपल कि 100 की पॉपुलेशन है, 100 में से हमें 50 लेने हैं, तो हमने 25-25 के 2 स्टेटा बना लिए और 25 में से हमें 10-10 व्यक्तियों का सिलेक्शन करना है। तो जैसे ही 10 हमने सुविधा अनुसार पहले 10 ले सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, तो जैसे ही 10 यूनिट सेलेक्ट हो गई, हमारा कोटा पूरा हो गया, तो हमने उसको खत्म कर दिया। वहीं हमने सैंपलिंग प्रोसीजर को खत्म कर दिया। नेक्स्ट जो टाइप है वो है इसको बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग, हिमकंदुक। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं कि जैसे इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि बर्फ़ की गेंद, एक अगर हम बर्फ़ की गेंद की जैसी प्रकृति होती है, अगर एक छोटा टुकड़ा लें और उस छोटे टुकड़े को हम किसी बर्फ़ के पहाड़ से लुढ़का दें, गिरा दें, तो उसमें और बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े जुड़ते हुए एक बड़ी सी गेंद बन जाएगी। इस सैंपलिंग टेक्निक का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें पॉपुलेशन अपनी पता नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें ड्रग एडिक्टेड बच्चों पर कोई स्टडी करनी है, तो ना तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑफिशियल डेटा है, ना कोई व्यक्ति हमें बताएगा कि मैं ड्रग ले रहा हूँ। तो हमें किसी एक व्यक्ति को पकड़ना होता है, किसी एक व्यक्ति के पास जाना होता है, पता कर लें कि जो ड्रग ले रहा है, और
वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पता बता देता है, दूसरा व्यक्ति तीसरे का, इस प्रकार से एक चेन बनती जाती है, उस चेन के आधार पर हम सैंपल को आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं। इसे हम लोग चेन सैंपलिंग या रेफरेंशियल सैंपलिंग भी कहते हैं कहीं-कहीं, और अनौपचारिक सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने के लिए भी ये जो टेक्निक है सैंपलिंग टेक्निक, वो प्रयोग की जाती है। इस प्रकार से ये सारी टेक्निक्स है। कहीं-कहीं हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च में अगर बात करें तो कंप्रिहेंसिव सैंपलिंग, मैक्सिमम एलोकेशन सैंपलिंग और एक्सट्रीम केस सैंपलिंग। एक्सट्रीम केस में जैसे हम कहें कि हमें एक कम विद्यार्थी, एक 2 प्रकार की प्रकृति वाले किसी स्कूल का अध्ययन करना है, तो हमने एक छोटी क्लास से स्टडी ले ली जिसकी प्रकृति बहुत छोटी है, जहाँ पे कम बच्चे, और एक बहुत बड़ा क्लास ले लिया। दूसरा हम टिपिकल केस सैंपलिंग, मिक्स्ड केस सैंपलिंग और क्रिटिकल केस सैंपलिंग को भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से इन दोनों मेथड से हम लोग सैंपलिंग टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का, और इस प्रकार से प्रयोग करके हम अपनी रिसर्च को और ज़्यादा फ्रूटफुल बना सकते हैं। कुछ रिसर्च में एक सैंपलिंग टेक्निक की कुछ विशेषता होती है कि जैसे पहली विशेषता अगर मैं कहूँ कि पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। दूसरी अगर विशेषता कहूँ कि एप्रोप्रिएट साइज हो, निष्पक्षता होनी चाहिए सैंपलिंग प्रोसीजर में, हम बायसनेस ना हो उसमें, तर्क पर आधारित हो, होमोजेनियस हो। इस प्रकार से हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सभी का सुनने के लिए बहुत-बहुत